हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की कवर कर रहे थे और ये जो एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस वाली है इसमें काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर पहले की एनसीईआरटी अगर हम देखें तो उसमें प्रथम संस्करण 2006 लिखा रहता था और बार बार उसका ही संशोधित संस्करण सामने आता था, किंतु ये जो संस्करण है ये अपनी तरह प्रथम संस्करण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम इसे कैसे कवर करते हैं तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं फ्रेंड्स। ये आपका जो टाइम है वो भी बर्बाद होने से बचाते हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठते हो तो काफ़ी लेंदी चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं और उसमें बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इस वजह से फ्रेंड्स, मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिए हुए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये लिखे ज़रूर हिंदी में है, लेकिन जो आप देखोगे कि जो ये टर्म्स वगैरह मैंने लिए हैं ये इसमें मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब और एक बात कर लेते हैं कि ये जो नोट्स हैं किन एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। तो जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए जो मेरे नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम केवीएस पीआरटी की बात करें तो इसमें ईवीएस वाले पोर्शन में 6 to 8 साइंस एनसीईआरटी से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 में अगर साइंस से प्रिपेयर कर रहे हो आप तब भी ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इक्वली यूज़फुल है। ठीक है फ्रेंड्स, अदर एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं ये है चैप्टर 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। आज हम इसे सीखेंगे और इसमें क्या क्या बताया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें सजीव और निर्जीव जो होते हैं इसमें हम कैसे विभेद कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब हम देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ सजीव और निर्जीव का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है सजीवों की मूल विशेषताएं, मतलब वो विशेषताएं मूल विशेषताएं हैं जो आपको सजीवों में देखने को मिलेंगी ही। कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो लिखा है वे गति करते हैं। और देखिए एक बात हमें ध्यान रखना है, इसमें एक बात जो यहाँ नीचे मेंशन है, लिखा है इनमें से किसी भी विशेषता की अनुपस्थिति इंगित करती है कि वे सजीव नहीं। मतलब कोई एक विशेषता के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि वो सजीव है। जैसे यहाँ पहला लिखा है कि वे गति करते हैं, तो क्या सिर्फ एक विशेषता से हम लोग जान लेंगे कि ये सजीव है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गति करने की आप बात करोगे तो कार भी तो गति करती है, ठीक है, बाइक भी तो गति करती है, तो क्या वो सजीव हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि और भी जो अन्य विशेषता है उन सभी को हमें लेकर के चलना है, क्योंकि इनमें से किसी भी विशेषता की जो अनुपस्थिति है वो इंगित करती है कि वे सजीव नहीं है। जैसे कार गति तो करती है, लेकिन क्या कार वृद्धि करती है? नहीं, है ना। तो वही इस वजह से सारी विशेषताएं हमें लेकर के चलनी है कि सजीव जो होते हैं वे गति करते हैं, खाते हैं, वृद्धि भी करते हैं, ठीक है, और श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और अभी हम इन सबको अलग से भी देखेंगे, और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब है रिस्पांस। स्टिमुलस रिस्पांस, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप की थ्योरी आप कमेंट जरूर करिएगा कि स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे देख करके आप मतलब प्रतिक्रिया करने पर बाध्य हो जाओ। जैसे कि आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। क्या आप उसमें दिमाग लगाते हैं, सोच पाते हैं कि यार हटाएं कि ना हटाएं? ऐसा नहीं होता, हम तुरंत अनुक्रिया करते हैं। आप देखोगे स्टिमुलस रिस्पांस जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा सजीवों में, ठीक है, और वे जनन करते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स मरते हैं। ये सारी चीजें जो है ये सजीवों की मूल विशेषताएं हैं। यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर लिखा है यहाँ पर वे गति करते हैं, इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रेंड्स कि गति करते हैं, क्या
पेड़ पौधों को हम सजीव में गिनते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वो वे कहाँ गति करते हैं, वे कहाँ इधर से उधर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यही सब बातें हम सीखने वाले हैं कि पेड़ पौधों में भी गति के जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे फ्लावर आप देखते हो उसका खिलता है ना, फूलों का खिलना बंद होना, ये सब गतियां ही दिखाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, जो कीट खाते हैं, तो उनमें भी हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे इसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यही सारी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है, यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जानते किंतु वे अपनी गति प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि फूलों का खिलना। ठीक, और यहाँ पर कीट भक्षी पौधों के बारे में बताया गया कि वे भी जो है गति का एग्जाम्पल उनमें भी देखा जा सकता है। एक कीट भक्षी पौधे की यहाँ पर बात हुई है, वो है ड्रोसेरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ पर बना है ड्रोसेरा, कुछ इस तरह का होता है। और इसकी जो पत्तियाँ आप देख रहे हो, ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हो, ये बताई गई है कि जो पत्तियाँ ये तस्तरी के आकार की होती हैं। ठीक है, जो पत्तियाँ हैं इसकी कैसी होती हैं, तस्तरी या सॉसर के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई के, देख रहे हो ये जो धागे हैं ये इस तरीके असमान, मतलब ऐसा नहीं कोई एक बराबर, उसे मतलब कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके से ये जो धागे हैं ये निकले रहते हैं। और ये जो धागे होते हैं इनका ये जो छोर आप देख रहे हो, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, कोई कीट या कोई कीड़ा यहाँ पर बैठता है तो ये इस तरीके से इसके तंतु अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और ये जो चिपचिपा पदार्थ है इससे उस कीड़े को जकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये ऐसा किस लिए करते हैं, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं तो वो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा इसमें दिया तो नहीं गया है, पर फ्रेंड्स और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर कि यहाँ जो पत्तियाँ हैं ये तस्तरी या सॉसर के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई के बाल जैसे जो अनेक तंतु हैं ये होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह पर बैठता है, उसे स्पर्श करता है, तो बाल जो है ये अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर से कीट को क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके की जो आप गति देख रहे हैं कि ये भी एक पौधा ही है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पौधे जो है वो सजीव है, क्योंकि वे भी गति करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ बताया गया जो आरोही लताएं या जिनको आप क्लिम्बर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लिम्बर्स, तो ये भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर ऐसे लिपट जाते हैं, है ना, इस तरीके से ये वृद्धि करते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं गति। आगे देखेंगे, पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने व बाहर करने में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मनुष्य का शरीर जो होता है, ठीक है, वैसे जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वही बताया गया है सांस लेना, कि जो पौधे हैं ये भी सांस लेते हैं, क्योंकि इनके जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, और यही इसी के माध्यम से ये वायु जो है अंदर और बाहर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के बारे में बताया गया है कि जैसे मनुष्य उत्सर्जन करते हैं, जैसे मनुष्य जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, आप देखते हो पसीने के रूप में आप देखते हो। ठीक, और ये मूत्र आदि के रूप में भी आप देखते हो कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वे भी सेम ऐसा ही करते हैं। ठीक, जैसे पौधों की पत्तियों की सतह पर जो अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में इस तरीके से जो पौधे हैं वे भी उत्सर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पसीना बताया गया था कि पसीने में जल के अलावा लवण भी होते हैं। कई बार आप देखते होगे अपने कपड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद जैसा जो पसीने के निशान हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जल ही सिर्फ नहीं होता, साथ ही साथ लवण भी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है कि जैसे मनुष्य होता है वो करता है, वैसे पौधे भी करते हैं। और पौधों का यहाँ पर एग्जांपल ये दिया गया है कि कभी आपने अगर छुई मुई का पौधा देखा हो, या जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, तो इसमें भी आप ये चीज़ देखोगे कि इसको जैसे ही हम छूते हैं तो वे अपनी पत्तियां क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। मतलब हमने इधर से
छुआ तो क्या हुआ, इसने तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स क्या किया कि ये तुरंत अपनी पत्तियाँ क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं, है ना। मतलब ये यहाँ पर भी क्रिया इनमें भी देखी जा रही है। ठीक है, और कुछ पौधों की आमने सामने वाली पत्तियां पास आ जाती हैं, जैसे कि आंवला, कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे आमने सामने पत्तियां ऐसे आपने उठी हुई आसपास ऐसे देखी होगी। ठीक, इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल इसका दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद जो कुछ पौधों की सामने की पत्तियां हैं वो पास आ जाती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है आंवला। तो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ना KVS PRT जैसे, तो उसमें जब पूछा जाता है तो ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि किस पौधे की पत्तियां जो है वो सूर्यास्त के बाद आसपास आ जाती हैं, क्योंकि NCERT में आंवला मेंशन है, इसलिए आपको समझ करके चलना है। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वस्तु या घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु या घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करे, क्या कहलाती है, उद्दीपन। जैसे गर्म वस्तु छू जाने पर तुरंत हाथ का पीछे हट जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसका मतलब है अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। और जो सभी सजीव जो हैं वो जनन करते हैं, और ये बात आप पौधों में भी देख सकते हो, है ना। पौधे से जो है वो क्या बनता है, पेड़ बनता है, फल निकलते हैं, फिर उसमें बीज आते हैं, फिर उसके बाद फिर उससे नया पौधा बनता है ना। तो इस तरीके से आप उसमें भी ये चीज़ें देख सकते हैं। मृत या डेड, जब कोई सजीव जीवित रहने के सभी संसाधनों, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सजीव है और उसके आसपास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, भोजन, वायु और जल, ये सब भी उपलब्ध हो रहा है, परंतु फिर भी वो क्रिया नहीं कर रहा है, तो वो सजीव था लेकिन अब नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, मृत। समझ में आया। तो वही लिखा है, जब कोई सजीव जीवित रहने के सभी संसाधनों की उपलब्धता होने पर भी जो इस तरीके के लक्षण हैं जो हमने अभी ऊपर देखे कि गति करते हैं और वृद्धि करते हैं, ये सब चीज़ें जो हमने देखी, अगर वो इस तरीके से क्रिया नहीं कर रहा है तो वो क्या कहा जाएगा कि वो मृत है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी बीज जो है वो पौधे में कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जो होनी चाहिए। ठीक है, जब वो होंगी, वो फुलफिल होंगी, उसके बाद ही जो बीज है वो किसमें, पौधे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वही बताया गया है, एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये हम देखने वाले हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर जल के बारे में बताया गया है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले जल के बारे में बताया गया कि बीज जो है इनको जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए किसकी, जल की आवश्यकता होती है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बीज है इसका जो बाहरी आवरण है, ये आप देख रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजावरण या सीड कोट। क्या कहते हैं, बीजावरण या सीड कोट कहते हैं। ठीक, आगे यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है। ठीक, ये सीड कोट। आगे, जल बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर नन्हे से भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। मतलब जल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो बीजावरण है इसको ये मुलायम करेगा, और जब ये मुलायम करेगा तभी तो ये बीज जो है इसके अंदर से क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे वायु एवं मिट्टी के बारे में बात बताई गई है कि बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। एक तो जल की आवश्यकता बता दी, और किसकी, वायु की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि जो बीज है वो मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। मतलब आपने अगर बीज कहीं पर मिट्टी में अगर डाला है तो मिट्टी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, इनके बीच में वायु उपस्थित होती है, और इसका ही उपयोग करते हैं बीज जो है पौधे बनने में। ठीक है, मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जो जड़ें हैं वो आसानी से बढ़ती हैं, और ये बात भी बताई गई है कि ये जो कण हैं इन्हीं के बीच में जो स्थान होता है, इसी में जो जड़ें हैं वो फैलती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्या क्या, कि जल की आवश्यकता है और वायु की आवश्यकता है। आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि
प्रकाश व अंधकार की परिस्थितियाँ, मतलब जो बीज है उसे अंकुरित होने के लिए या उसका जर्मिनेशन होने में के लिए, या फिर हम कहें उसे पौधे में कन्वर्ट होने के लिए क्या उजाला ही चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, उसके बिना नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि ऐसा है भी कि नहीं। तो कहा गया है सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उसके पश्चात जो सीडलिंग है, नवोद्भिद है, उसको वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप बीज से वो पौधे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, छोटे से, तो मतलब सीडलिंग जिसे हम बोलें, पौधा नहीं बोलेंगे अभी, तो उसमें जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जरूरी ही हो, बहुत सारे अधिकांश बीजों को नहीं चाहिए प्रकाश, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इसमें कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद फिर उसे बड़ा होने के लिए, वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन हमारे देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसे लिखा है कॉलियस एवं पिटूनिया, ये दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखें। कॉलियस और पिटूनिया जो है, इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब ये जो पौधे हैं इनके जो बीज होंगे तो इनको अंकुरण के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रकाश की आवश्यकता। मतलब अगर लाइट नहीं है, अगर अंधेरे में आप रखोगे तो ये अंकुरित नहीं होंगे, या फिर हम जिसे कहें ये पौधे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर दिखा है कैलेंडुला और जीनिया, ये दोनों क्या है, कैलेंडुला और जीनिया जो है, इन पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता है, मतलब इन्हें आपको अंधकार में ही रखना होगा, अगर प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं तो ये अंकुरित नहीं होंगे। तो ध्यान रखना है कैलेंडुला और जीनिया में अंधकार ध्यान रखिए, ठीक है, अंधकार की आवश्यकता है, ठीक है। और कॉलियस और पिटूनिया में प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है, अंकुरित होने के लिए। और दोनों ये चारों ही पुष्पीय पौधे हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। अभी याद करिए कॉलियस, पिटूनिया, देखिए पिटूनिया प्रकाश ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो यहाँ पर, और कॉलियस पिटूनिया हो गया, और कैलेंडुला और जीनिया, इन्हें अंधकार की आवश्यकता, ठीक। और कैलेंडुला जीनिया जो है, इनको अंकुरण के लिए इनको मिट्टी से ढका जाना चाहिए, ये बात यहाँ लिखी, क्योंकि ढकेंगे तभी अंधकार होगा, है ना। आगे यहाँ पर बताया गया है, ये आपको इस तरीके से ये क्रियाकलाप दिया गया था, ठीक। इसमें 3 तरीके से जो पौधे हैं ये रखे गए हैं। जैसे कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे सीधा पौधा रखा गया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो ये भी सूर्य के प्रकाश में रखा गया, किंतु उल्टा रखा गया है, ठीक, इस तरीके से। और ये सूर्य का प्रकाश इसमें सिर्फ एक साइड से आ रहा है, ठीक है, और ये सीधा रखा गया है, इस तरीके से इसे रखा गया है। और इसके बाद देखते हैं हम चेंजमेंट हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि देखिए यहाँ पर ये जो है, ये हमने उल्टा जो रखा था, ठीक, हमने जो उल्टा रखा था, ठीक, लेकिन इसकी जड़ जो है वो नीचे की तरफ से, मतलब हमने ऐसे रखा, इस तरीके से हमने पौधा रखा, ये पत्तियां निकली हैं, लेकिन जड़ फिर भी नीचे की तरफ बढ़ी। ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जड़ जो है, देखिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ही ऐसे, जबकि ये ऊपर की तरफ थी लेकिन ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई, ये यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश आ रहा था उस तरफ देखो ये पौधा जो है ये झुक गया है, जहाँ से सूर्य का प्रकाश इस साइड से आ रहा है तो ये ऐसे पहले रखा था लेकिन इस तरफ ऐसे मुड़ गया, ठीक, इस तरफ ऐसे वृद्धि कर रहा है, देखो आप चाहे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि ये अच्छे से वृद्धि कर रहा है, सूर्य के प्रकाश में सीधा रखा पौधा है, और इसका जो हम तना देख रहे हैं, देखिए ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, मतलब प्ररोह जो हम देख रहे हैं इसका वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यही यहाँ पर बताया गया है कि पौधों के प्ररोह या सूट्स जो हैं ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जबकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। फ्रेंड्स, प्ररोह या सूट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, तो जो मिट्टी के ऊपर का भाग होता है, मतलब पौधा हमारा मिट्टी में होता है ना, उसको जड़ तंत्र होता है, और ये प्ररोह तंत्र होता है जो ऊपर का भाग होता है, इसमें तने वगैरह और सब आता है, पत्तियाँ वगैरह सारा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं पौधे का जीवन चक्र कैसा होता है, ये हम लोग एक बार बहुत अच्छे से देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है, ये जैसा भी यहाँ बना हुआ है। और मैंने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, और मेरा ये मानना है कि आपको दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इस वजह से फ्रेंड्स आनी चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश वाले वर्ड वो लोग हिंदी में करके लिख देते हैं, है ना। तो आप इंग्लिश में प्रिपेयर करोगे तो आपको परेशानी जो है वो नहीं होगी। जैसे स्टेज 1 क्या है, सीड, पहले ये सीड है, बीज है, ठीक। फिर सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन, ठीक, इस तरीके से जर्मिनेशन हुआ। फिर पत्तियां दिखनी शुरू होंगी, अपीयरेंस ऑफ लीव्स। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स, फिर फूल देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रूट्स बनेंगे, ठीक। फिर फ्रूट्स से फिर बीज बनेंगे, फिर जो नया पौधा है वो बनेगा, और या फिर क्या हो जाएगी, जो डेथ ऑफ प्लांट है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस तरीके से ये जीवन चक्र जो है वो पौधे का चलता है। अभी मेरे साथ में याद रखिए, पहले सीड, फिर सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगी पत्तियाँ, ठीक। फिर क्या आएंगी, लीव्स, ठीक है। फिर आएंगी लीव्स, फिर क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा फ्लावर, फिर आएगा फ्रूट, ठीक। फिर उसके बाद फ्रूट में से ही बनेंगे बीज, जिससे कि नया पौधा जन्म लेगा, या फिर जो पौधा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ ऑफ प्लांट। तो ये सारी बात ध्यान रखनी। हिंदी में आप देख सकते हो ये सारी कितनी अवस्थाओं में बताया गया, तो 5 अवस्थाओं में पूरा जीवन चक्र इसका समझाया गया है, ध्यान रखना है। बीज, फिर बीज का अंकुरण होगा, पत्तियों का प्रकटन, फिर फूल, और फिर फल, और फिर उसके बाद नई जो अवस्था है वो आने स्टार्ट हो जाएगी, या फिर पौधे की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से पूरा जीवन चक्र समझ के चलना है। बीज से पौधा और फिर बीजों की अगली पीढ़ी तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। मतलब बीज से पौधा बनना और फिर बीजों से अगली पीढ़ी तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये जीवन चक्र कहलाती है। बीज का पहले अंकुरण होगा, फिर पत्तियाँ, फिर फूल, फिर फल। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ऐसे आपको लाइन से लगाने को दिया जा सकता है, ठीक। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से हमने समझ ली हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जंतुओं का जीवन चक्र कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जंतुओं का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, और इसमें जो स्पेशली जो जंतु दिए गए हैं हम उनके बारे में ही देखेंगे। जैसे जंतुओं के जीवन चक्र में सबसे पहले मच्छर का जीवन चक्र बताया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के बारे में बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स यहाँ पर हमें, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो जीवन चक्र वगैरह है ये आप इंग्लिश में वर्ड ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका स्टेज 1 जो होता है वो अंडा होता है या एग होता है, इससे हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और ये सारे फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं कि कैसे क्या बनता है। जैसे स्टेज 1 जो होता है पहले ये एग टाइप में होते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्ट होंगे लार्वा में, ठीक। और आप ये देखोगे इसमें इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आकृति में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक। तो एग से लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और फिर उसके बाद मॉस्किटो, ठीक है। तो एडल्ट मॉस्किटो बनता है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर वयस्क मच्छर, ठीक। पहले अंडा बनेगा, ये 4 स्टेजेस में बताए गए हैं। जो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है 4 स्टेजेस में है। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर वयस्क मच्छर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और देखिए ये जो देखने में है ये सभी भिन्न हैं, ये बताया गया है कि इनमें आपको हर स्टेज में काफ़ी देखने में आपको अंतर दिखाई देगा। आगे फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि स्थिर जल निकाय में मच्छरों के लार्वा और प्यूपा, स्थिर जल निकाय जो होता है इसी वजह से हमें रुका हुआ पानी कहीं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो मच्छर है लार्वा प्यूपा है ये डेवलप हो जाते हैं। वही यहाँ पर बताया गया कि वयस्क जो मादा मच्छर होती है वो जल पर या जल के समीप क्या देती है, अंडे देती है, जल पर देगी और या जल के समीप देगी। और इस तरीके का ये जो चक्र है ये चलता रहता है। तो मच्छर के लार्वा और प्यूपा जल में रहते हैं और उन्हें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक। वे श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आते हैं, ठीक। इस तरीके से अब ये जो जीवन चक्र है हम इसे कैसे भंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इनकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। तो कैसे भंग कर सकते हैं, तो स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से हम ये जो जीवन चक्र है भंग कर सकते हैं। कैसे,
क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो जल की सतह पर एक पतली परत बना देता है और यह परत जल को वायु से पृथक कर देती है, क्योंकि भाई वो वायु लेने के लिए आपको सतह पर दिखाई देंगे लार्वा प्यूपा, और ये क्या करेगा, ये जो मिट्टी का तेल है ये जल से वायु का कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है, तो यह परत जल को वायु से पृथक कर देती है और लार्वा एवं प्यूपा श्वास द्वारा वायु नहीं ग्रहण कर पाते, परिणामतः मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे रीजन समझ करके चलने हैं हमें। रेशम का कीट जो है सिल्क मोथ जिसे हम कहते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो मॉस्किटो हैं इनका आपको जीवन चक्र सेम ही दिखाई देगा कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा जो होते हैं वो धागे जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं। ये सिल्क मोथ की बात हो रही है कि जब लार्वा से प्यूपा कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले जो लार्वा है वो धागे जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं जो उनके चारों ओर लिपट जाता है, और यही वो रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको कि लार्वा से प्यूपा कन्वर्ट होने से पहले जो लार्वा है वो धागे जैसा पदार्थ स्रावित कर रहे हैं जो इनके चारों ओर लिपट जाता है, और इन्हीं रेशों से जो रेशमी वस्त्र है वो बनाया जाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने रेशम उत्पादन के लिए कई केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, KVIC लिखा था तो इसका फुल फॉर्म करके पूछा जा सकता है, इस वजह से ध्यान रखना है हमें। तो इसने रेशम उत्पादन के कई केंद्र जो हैं वो स्थापित किए हैं। आगे फ्रेंड्स मेढक का जीवन चक्र बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है, और मैंने फिर यहीं पर आपसे ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स आप इंग्लिश में ज़रूर प्रिपेयर करिए, इसलिए क्योंकि कई बार ये जो हिंदी के वर्ड है ना इसकी जगह आपको कोई और वर्ड मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट गूगल से उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश का, क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही बनता है, लेकिन उसका ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार ये अलग यहाँ वर्ड दिख जाएगा, फिर आप कहोगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो इस वजह से इंग्लिश में आपको चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस वजह से फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में इसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको कितनी स्टेजेस बताई गई हैं, तो इसमें भी आपको 4 स्टेज जो है वो बताई गई हैं कि मेढक का जीवन चक्र किस तरह का होता है। ठीक, तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्पॉन। ठीक है, ये इस तरीके का ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके के जो मेढक हैं सबसे पहले होते हैं, फिर इस तरीके के हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये और फिर ये स्टेज आती है, फिर ये और फिर ये स्टेज आती है। इस तरीके से आप देख रहे हो इनके मतलब लुक वाइज भी काफ़ी आपको चेंजमेंट इसमें दिख रहा होगा। तो चलिए ये हमको बिल्कुल लाइन से ध्यान रखना है कैसे। सबसे पहले स्पॉन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में, मतलब डे 1 में स्पॉन के रूप में रहेगा, 3 से 4 दिनों में ये एम्ब्रायो बन जाएगा। उसके बाद जो एम्ब्रायो है ये 7 से 10 दिनों में टैडपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से, मतलब पहले ऐसा होगा जिसे हम बोल रहे हैं स्पॉन, और फिर एम्ब्रायो में कन्वर्ट, फिर ये टैडपोल विद टेल, मतलब इसमें पूंछ होगी, इस तरीके से कन्वर्ट होगा 7 से 10 दिनों में। ठीक है, 7 से 10 दिनों में आपको इतना 3 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद टैडपोल विद लेग्स, मतलब लेग भी इसमें आ गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूंछ इसमें देखने को मिल रही होगी, वो रहेगी। ये 8 से 10 वीक में आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद 12 वीक्स में आप क्या देख पा रहे हो कि इस तरीके का फ्रॉगलेट जो है ये बन चुका है। ठीक है, तो टैडपोल की 2 अवस्थाएं, टैडपोल विद टेल, फिर टैडपोल विद लेग्स, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग कितने दिन में आपको कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स एडल्ट फ्रॉग 14 वीक्स में, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना है, जो मतलब स्पॉन से एडल्ट फ्रॉग बनने में कितने दिन लगते हैं पूछा जा सकता है। 14 वीक्स बहुत अच्छे से याद रख के चलना है, और ये सारी स्टेज मेरे साथ में अभी देखिए, रिवाइज करिए, यहीं पर याद भी करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, तो स्पॉन, फिर एम्ब्रायो, फिर टैडपोल विद टेल, फिर टैडपोल विद लेग्स, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग। हिंदी में अगर हम इसी को देखें फ्रेंड्स, तो जिसे हम स्पॉन बोल रहे थे इसे यहाँ बोला गया है जलांडक।
ठीक है, जलांडक, फिर भ्रूण, फिर पूंछ के साथ टैडपोल, फिर पैरों के साथ टैडपोल, फिर मंडकूक, मंडकूक किसको बोल रहे हैं ये लोग, फ्रॉगलेट को बोल रहे हैं, ठीक है, और फिर वयस्क मेढक, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका आप ध्यान रख सकते हो, तो ये डेज और वीक्स भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार हम लोग और देख लेते हैं, स्पॉन, एम्ब्रायो, फिर टैडपोल विद टेल, फिर टैडपोल विद लेग्स, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग। इस तरीके से हमें याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ, जैसे जलांडक या स्पॉन क्या है, तो ये सफेद जेली जैसा पदार्थ होता है जो मेढक के अंडे का समूह होता है। मतलब ये जो आप पदार्थ देख रहे हो ना, आपने कई बार देखा होगा तालाब वगैरह किनारे, इस तरीके से जेली जैसा पदार्थ जो होता है ये मेढक के ही आप अंडे की तरह बोल सकते हो, स्पॉन वैसे हम इसे नाम दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेढक के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो 4 अवस्थाएं हैं। एक को बोलते हैं एग स्टेज, ठीक है, दूसरा है टैडपोल स्टेज, फिर फ्रॉगलेट स्टेज, फिर एडल्ट फ्रॉग स्टेज। एग स्टेज में हमने 2 स्टेजेस देखी हैं, एक देखा है स्पॉन, ठीक है, और दूसरा हमने देखा है एम्ब्रायो, ठीक है, ये देखा। और फिर टैडपोल स्टेज में भी 2 स्टेजेस हमने यहाँ पर देखी हैं, टैडपोल विद टेल और टैडपोल विद लेग्स, फिर फ्रॉगलेट और फिर एडल्ट फ्रॉग स्टेज। टैडपोल हम देखें 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, एक तो पैरवीन और पूंछ युक्त, और दूसरे होते हैं पैर विकसित होते हैं किंतु फिर भी पूंछ होती है जो उन्हें तैरने में सहायता करती है, ठीक है। मतलब टैडपोल विद लेग्स वाले में भी आपको पूंछ देखने को मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं मंडकूक या फ्रॉगलेट जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये छोटे मेढक की तरह दिखने लगते हैं इस अवस्था में। और छोटे मेढक की तरह अब देखिए कब तक दिखने लगते हैं, कितने वीक हो रहे थे हमारे, तो 12 वीक हो रहे थे, ठीक है। तो 12 वीक के बाद ये लोग दिखने लगते हैं छोटे मेढक की तरह, ठीक है। और ये कुछ समय पूरा समय नहीं, कुछ समय ये थल में भी बिताना शुरू कर देते हैं और इनकी पूंछ लुप्त होना शुरू हो जाती है इस समय। और वयस्क मेढक बनते बनते इनकी पूंछ पूरी तरह लुप्त हो जाती है और जल एवं थल दोनों में ही रहने लगते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों से परिचय। फ्रेंड्स हमें न्यू एनसीईआरटी में चेंजमेंट देखने को मिलता है, जरा इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया गया है 1858 से 1937, ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के बाद इनका जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए थे, मतलब पौधों के साथ इन्होंने प्रयोग किए और इन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए जो क्रेस्कोग्राफ, फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्रेस्कोग्राफ मशीन है इसका निर्माण किसने किया, पूछा जा सकता है, तो इसका निर्माण जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। कि ये जो पौधे हैं ये प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण के प्रति कैसी अनुक्रियाएं दे रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए इन्होंने क्रेस्कोग्राफ जो है मशीन का निर्माण किया और इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे जो है वो उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। वही फ्रेंड्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब करते हैं ये जो पौधे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आज का चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर किया करिए और लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये जो अपनी सीरीज है फ्री में चला रही हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो पेड क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मेरा उद्देश्य ही इस चैनल को बनाने का उन्हीं लोगों की हेल्प करना है। तो फ्रेंड्स वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और जो मेरी ये सीरीज है ये इसी तरह चलती रहेगी, आपकी हेल्प करती रहेगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।